नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ की क्लास में। आज 24 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम हुआ, 10th क्लास का। उसका ये पेपर है। अच्छे सवाल आए, अच्छा पेपर है पूरा का पूरा ही। ये इस पेपर में सारे क्वेश्चन आए हैं। ये पहले सवाल में 18 छोटे सवाल, फिर दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके 6 सवाल 6 नंबरों के। फिर तीसरा अति लघुरात्मक, जिसके 6 सवाल ये और 6 इधर हैं, टोटल 12 सवाल। फिर ये लघुरात्मक, ये टोटल 20 सवाल है जो इस पेपर में आए। अब इनको सभी को सॉल्व करके इनका एग्जैक्ट आंसर आपको मेरे अगले वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ की क्लास में। आज मैंने आपको बताया था कि 10th का एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैथ का पेपर है आरबीएसई बोर्ड अजमेर द्वारा। उसका पहला प्रश्न है, संख्याओं 16 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। 2 का भाग 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। 20 में जब लगाएं तो 10 बार, फिर 5 बार, फिर 5 का 5 में 1 बार। जब हम इनमें उभयनिष्ठ निकालें तो 2 और 2 के जोड़े सिर्फ 2 बार मिल रहे हैं, तो 2 गुणा 2 कितना आया, 4। तो एचसीएफ कितना आया, निकल के 4। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है 4। फिर दूसरा है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे पहला ऑप्शन था 0.5, पॉइंट अगर हटाएं तो बट्टे में 1 0 आया, ये हो गया 1/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। फिर दूसरा है 0.5 के ऊपर बार, अगर बार लगाया हुआ है किसी अंक पे या किसी संख्या पे पॉइंट के बाद, तो वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। और उसके बाद में जो द ऑप्शन है वो है 5, और 5 के बट्टे में हमेशा 1 है ही, तो ये भी p बटा क्यू के रूप में ही है। तो ऑप्शन बचता है 6, जिसमें लिखा है 0.5 3 2 6। एक निश्चित क्रम है नहीं, इसी क्रम से अगर बढ़ती है तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ये 6। तीसरा सवाल है, दिए गए ग्राफ y बराबर px के लिए बहुपद px के शून्यकों की संख्या पूछिए। अब px पे जब शून्यकों की संख्या पूछी है तो इस ग्राफ में आपको देखना था ये कि ये जो ग्राफ है वो x को कितनी बार काट रहा है। अब देखो, जब यहाँ से निकला और यहाँ ये पहली जगह जब टच किया तो शून्य का 1 हो गया। दूसरी बार ये जब निकल के ये yx को टच करता है, जो हमें काउंट करना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ px x पे पूछा है कितनी बार कटा है, और यहाँ ये जब कटेगा तो ये दूसरी बार कट गया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो करेक्ट आंसर क्या था, 6। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो आगे मित्रों सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मल के लिए y का जो मान है वो क्या होगा। जब दिया है कि x बराबर 4 और समीकरण दी हुई है x माइनस 3y बराबर 19, तो देखिए x माइनस 3y बराबर 19 और x की जगह वैल्यू रखनी है 4। तो जब x की जगह 4 रखा, -3 गुणा y का मान हमारे पास है नहीं, निकालना है, बराबर 19।
तो ये प्लस का 4 है, वो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3y बराबर 19 माइनस 4, और 19 में से जब 4 घटाएं तो बचता है 15, और ये y और -3 के बीच में गुणा का चिन्ह है, उधर जाके किस में लगेगा, भाग में। तो 15 में जब -3 का भाग लगाएं तो आंसर आएगा माइनस का 5, और हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए माइनस के 5। फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है एपी का समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है ए, फिर है a प्लस डी, फिर है a प्लस 2d। इसी क्रम से चलते चलते हमें पूछा है कि n पदों का योग क्या होगा, यानी, और इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जब योग ज्ञात करने की बात आती है तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ द में है। तो इसका आंसर होगा मित्रों द। अगला प्रश्न है, वो भी इसी समांतर श्रेणी से ही है, और वो समांतर श्रेणी का प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दिया हुआ है, कितना है 11, और अगला है 10वां पद 20 हो तो उसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब देखो, प्रथम पद आपको दिया हुआ था 11, तो यानी a1 आपको दिया हुआ है 11 पहला पद, और उसके बाद में दिया हुआ है 10वां पद। 10वां पद का मतलब होता है a10, और a10 आपको दिया हुआ है 20। तो a10 बराबर क्या होता है, a10 होता है a1 या a प्लस 9d बराबर 20। a1 का मान हमारे पास पहले से ही है, कितना है 11, तो 11 प्लस 9d बराबर 20। ये प्लस के 11 उधर जब जाएंगे तब क्या होगा, 9d बराबर 20 माइनस 11, और 20 में से जब 11 गए कितना बचा, 9 बचे, और d बराबर कितना आया 9/9 यानी कि 1। सार्वअंतर d का मान यानी सार्वअंतर आया, और वो आया हमारे पास 1। अब हमें पूछा है 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो एस एन की जगह मान कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 पदों का मान निकालना है, और योग ज्ञात करने का फॉर्मूला था एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। मान रखते हैं, n की जगह मान लिखेंगे तो 10 का मान निकालना है, तो 10/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान हमारे पास दिया हुआ है पहले से ही 11, और n की जगह 10 माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास आया 1। जब रखते हैं 10 में 2 का भाग गया 5 बार, 11 दूना हो गई 22, 10 में से 1 गया 9, और 9 एकम कितना हुआ 9, 22 और 9 कितना हुआ 31, और 31 को जब 5 से गुणा कराएंगे तो 5 5 तरीके 15, कितना आया 155। तो हमारे इसका आंसर आया 155, यानी 10 पदों का योगफल कितना होगा 155। सवाल है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर, फिर त्रिभुज 2 बन रहे हैं जिसमें पी ओ क्यू ये समरूप हैं त्रिभुज एस ओ आर, तथा आर जो है वो एंगल दिया हुआ है 58 डिग्री का, और पी ओ आर ये आपको दिया हुआ है 118। तो आपको पूछा इस पी का मान। तब सीधी सी बात है मित्रों कि जब ये समरूप हैं तो ये कोण आर है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के, और जो कोण एस है वो किसके बराबर है, कोण पी के। तो कोण आर का मान 58 दिया हुआ है, तो कोण क्यू का मान भी कितना हो जाएगा 58 हो गया। अब क्यू 58 हो गया, तो यहाँ हमें बार दिया हुआ है कि पी ओ आर दिया हुआ है 118, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक ऐसी रैखिक युग्म बनता है कि अगर ये बाहर का कोण आपको दिया हुआ है कितना है 118, तो इधर वाला कोण कितना होता है 180 में से घटा दें, 180 में से 118 गया, पीछे कितना बचा 62। अब 62 बचा, तो ये कोण मित्रों कितना आ गया 62, और ये पहले से हमारे पास कितना था 58। फिर ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 58 आया हमारे पास क्यू का मान, और जो पी ओ क्यू है वो हमारे पास कितना आया 62, और 62 जब ये दोनों आ गए तो बचा कौन सा कोण पी, और ये किसके इक्वल होता है 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 58 और 62 कितना हुआ 120, प्लस कोण पी बराबर 180, और ये 120 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 120 गया, पीछे कितना बचा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी नंबर जो है वो करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं।
तो अगला सवाल है वर्त वाली प्रश्नावली से, जो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखें मित्रों, ये एक वर्त है। इस वर्त के बाह्य मान लो यहाँ से, चाहे आपकी इच्छा हो तो यहाँ से कहीं से भी मान लो, इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, देखो ये खींच दी, एक हो गया टच, और एक खींच दी मैंने इधर, कितनी हो गई, 2। ये 2 इस बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा हमने खींच दी। अब जब हम खींचेंगे तो या तो वो वर्त को टच यानी पार करती हुई निकलेगी, या वर्त को बाहर की साइड निकलेगी, ना कि इस वर्त को छूते हुए। तो एक बाहरी बिंदु से सिर्फ वर्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, द, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रश्नावली से है। दी गई आकृति में टी पी और टी क्यू के अंदर ओ वाले किसी वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो इस चित्र में नज़र आ रही हैं, और जो कोण पी ओ क्यू है वो आपको 125 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको निकालना था पी टी क्यू। और ये चित्र जब ऐसे बना हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 125 है, और आपको पता है किसी बाहरी बिंदु से वर्त पे जब ये स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं तो ये यहाँ पे लंबवत होती हैं, यानी 90 डिग्री का समकोण बनाती हैं। तो ये भी कितना डिग्री का हो गया, 90। ये दोनों 90-90 के होते हैं क्योंकि समकोण बनाते हैं। और ये टोटल अगर हम देखें तो ये एक चतुर्भुज की आकृति बन रही है, 1 2 3 और 4 कोण, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360। तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q और प्लस कोण T, इनका पूरा नहीं नाम लिखें, हम सिर्फ इसका अल्फ़ाबेट ही ले रहे हैं। तो कोण P है वो कितना लिखा हुआ है, 90, क्योंकि हम प्लस O का मान कितना दिया हुआ है, 125, और Q का मान कितना है, 90। T का मान हमें ज्ञात करना है, और इन चारों का योग कितना होता है, 360। जब जोड़ेंगे 90-90 हो गया 180, और 180 में जब हम 100 जोड़ देंगे तो हो गया 280, और 280 में 25 जोड़ेंगे तो हो गया 305 बराबर प्लस T बराबर 360, और 305 प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो 360 में से 305 गए, कितना बचा, T बराबर 55 डिग्री। कितना आया, 55 डिग्री। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट है। अगला सवाल, बिंदु 4, -1 तथा -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जिस रूप में दिया हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ एक कोई बिंदु है और यहाँ भी एक बिंदु है। इस बिंदु की निर्देशांक है 4 और -1, और इस बिंदु के निर्देशांक है -2 और -3। अब आपको पूछा है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाला ये मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि x, पहला जो बिंदु होता है वो x, और दूसरा जो होता है वो y। तो x बराबर क्या होता है कि x1 प्लस x2, इसका हाफ कर दो, और y का है y1 प्लस y2 बराबर बट्टा इसका भी क्या कर दो, हाफ। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2। तो x बराबर x1 की वैल्यू जब रखेंगे तो 4, फिर प्लस x2 का मान है वो माइनस में है तो -2 बटे में 2, और y बराबर y1 की जो वैल्यू है वो -1, प्लस y2 की जो वैल्यू है वो -3 बटा 2। जब सरल करेंगे तो 4 प्लस माइनस क्या हो गया, -4 -2 बटा 2। सोल्व करेंगे तो आएगा 2 बटा 2, यानी कि x का मान है जो आया 1, और y का मान जब निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस हो गया -3 बटे 2, ये होगी -4 बटे 2, और भाग लगाओगे तो आएगा -2। तो x का मान 1 आया और y का मान आया -2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले बी वाला। तो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, यदि साइन a बराबर 4/5 हो, साइन a बराबर 4/5 हो, तो कोस a का मान है वो आपको याद करना है। तो हम सबसे पहले जब इसको सरल करते हैं तो समकोण त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज बनाए। अब इसमें लिखा हुआ है साइन a, तो अब अल्फ़ाबेट जब आप लगाते हो तो अपने कलम के अनुसार लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ आपको दिया हुआ नहीं है कि कौन सा समकोण है, कौन सा कुछ है। तो यहाँ लिखें a,
यहाँ लिख रहा हूँ बी और यहाँ लिख दिया हमने सी। तो लिख दिया साइन का मान हमारे पास दिया हुआ है, तो साइन ए, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। अब लंब अपॉन कर्ण लिख दिया, तो लंब का मान कितना है, 4 दिया हुआ है, तो ये रहा 4, और कर्ण का मान कितना है, 5। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें तो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह लिखा 5 का स्क्वायर, आधार की जगह लिखा है जैसे ए बी मान लो जिस भुजा का नाम, प्लस एल की जगह लिखें 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ए बी आधार हुआ, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये प्लस के 16 इधर आके हो जाएंगे माइनस के, तो 25 में से 16 गए और पीछे बचा ए बी का स्क्वायर। ये वर्क करना है क्योंकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 25 में से 16 गया, कितना बचा 9, और इधर बचा ए बी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 आ गया। तो हमारे पास आधार आ गया 3। अब हमें पूछा था कॉस ए का मान। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हम निकाल सकते हैं, क्या याद करने का तरीका था, लाल अपॉन कक्का। दूसरा है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का फॉर्मूला हो गया आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारे पास आया 3, कर्ण का मान कितना है 5, तो आंसर क्या आया 3/5। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3/5, तो ऑप्शन नंबर द है वो करेक्ट आंसर है। जब छाया की लंबाई निकालनी है, तो जब हम बात करते हैं लंब और आधार की, तो लंब और आधार किस थीटे में होता है, टेन थीटे में। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा की जगह आपको मान दिया हुआ है 30 डिग्री, लंब का मान 1 था और आधार का मान आपके पास है नहीं है, जैसे रख देते हैं। टेन 30 का मान है 1/√3 बराबर 1/, आधार। और जब हम वज्र गुणा करवाएंगे तो ए बराबर आएगा √3, जो कि हमारा क्या होगा आंसर √3। और किस में था, मीटर में, तब सदा है सीधे सीधे आपको पहले से ही दिया हुआ है √3 मीटर, ये लो, तो आंसर हो गया √3। अगला सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जो पहले से दिया हुआ है। आपको पूछा दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो लघु त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, πr² थीटा बट्टे 360। और अगर इस πr² वर्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दिया जाए तो किसका बन जाता है, लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन जाता है। जब लघु को πr² वर्त के क्षेत्रफल में से घटा देते हैं, तो पाई की जगह मान रखना 22/7। त्रिज्या का मान आपको पहले से प्रश्न में दिया हुआ कितना है, 7 × 7, और माइनस इस पूरे को सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लघु त्रिज्यखंड है और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गए, 22 को जब 7 से गुणा करवाओगे तो आएगा 154। 154 में से 54 गया, कितना आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सीधे सीधे कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही। अगला सवाल है 8 त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 4πr²। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला ही दिया हुआ था ऑप्शन नंबर द में, तो करेक्ट आंसर हो गया द। अगला सवाल है 15वां सवाल, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। भुजा का मान आपको दे रखा है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा 1, तो 6 को 1 से जब गुणा कराएंगे तो 6 आया। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आएगी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा। तो जब आपको xi और fi दोनों पहले से ही दी हुई हैं, तो आप fi में सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढें। सबसे बड़ी बारंबारता है 16, और 16 के जो बगल में xi है वो कौन है 6। तो यानी कि 16 है वो कितनी बार आया हुआ है 6 बार। यानी कि सबसे ज़्यादा बार 16 कितनी बार आया हुआ है 16 बार। तो
तो आंसर क्या हो जाएगा 6 है। सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है 16 बार, तो करेक्ट आंसर हो गया बहुलक 6। अगला है निम्न बंटन के मध्यक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले से ही CF निकाल के दी हुई है और मध्यक वर्ग का मतलब है बीच वाला, और जब संख्या गिने तो 1 2 3 4 और 5, और 5 की जो मध्यक वर्ग सीमा है वो ये है, और इसकी आपको पूछी है सिर्फ निम्न सीमा। निम्न सीमा होती है ये पहले वाली, ये होती है उच्च सीमा। आपको निम्न सीमा पूछिए तो निम्न सीमा कौन है 20, तो ऑप्शन नंबर स। अगला सवाल है जो अब सद्य का अंतिम सवाल है 18वां कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता होती है 1/2, क्योंकि सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, चित्त और पट। 2 परिणाम है जो बट्टे में है। चित्त आने का पूछा तो चित्त एक बार आ सकता है, तो प्रायिकता क्या होगी 1/2। ये अब सद्य के छोटे वाले टोटल 18 सवाल हो गए। अब जो दूसरा प्रश्न आता है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 6 सवाल आते हैं, जिसमें पहला है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि। वो शर्त कौन सी है? तो शर्त कौन कौन सी होती है? तो शर्त 3 होती है। एक तो b² - 4ac का मान बड़ा हो 0 से, एक होती है b² - 4ac का मान बराबर हो 0 के, और एक होता है b² - 4ac का मान छोटा हो 0 से। जब ये पहली शर्त लागू होती है, यानी b² - 4ac का मान यानी d का मान, जो भी मान आता है वो 0 से अगर बड़ा हुआ तो जो मूल है वो वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक और असमान। और जब कंडीशन बराबर हो जाती है, इधर भी 0 और इधर भी 0 हो जाता है, तब क्या होता है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और यही शर्त आपको इसमें लिखनी थी, और वो शर्त थी b² - 4ac = 0। ये शर्त होती है कि दोनों का मान ये अगर 0 आए तब 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और अगर तीसरी शर्त होती है कि अगर 0 से छोटा हो ये मान, तो ये मूल काल्पनिक होते हैं। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का पहला पद, a + d का मतलब दूसरा, a + 2d का मतलब तीसरा। इसी क्रम से पद चलते चलते कहाँ पहुँचा है n, यानी an का मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो होता है an = a + n - 1 गुणा d। ये फार्मूला सीधे सीधे आपको खाली स्थान में लिखना था। an आपको दिया हुआ है बराबर करके, और आपको लिखना था a + n - 1 गुणा d। ये हो गया दूसरा सवाल रिक्त स्थान का। तीसरी खाली स्थान की बात करते हैं, तो लिखा हुआ 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो जब 2 त्रिभुज संगत भुजाएं हैं, उनकी क्या होती है समरूप त्रिभुजों की, वो होती है समानुपाती। तो खाली स्थान में लिखना था समानुपाती। अगला है एक वर्ग के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, वो मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि लंबवत होती है। लंबवत, तो आंसर लिखना था लंबवत। ये पीछे अभ्यासोदय में जो सवाल आया था उसमें। फिर अगला लिखा हुआ है ये सर्व समीकरण है त्रिकोणमिति की। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 बराबर क्या होता है। अगर आप कोसेक 60 का मान रख के कोट 60 का मान रख के स्क्वायर करके निकाल लें तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन सीधे सीधे ही करना है, क्योंकि सीधी सीधी सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 60 है, लेकिन थीटा की वैल्यू बराबर है, और तो इसका मान आता है 1। ये सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो केवल 1 लिखना था कोष्टक में खाली स्थान में। अगला सवाल है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है 0। तो हमारा आंसर क्या था 0। ये खाली स्थान के 6 सवाल हुए। अब हैं अति लघुरात्मक तीसरे का पहला की तरफ चलते हैं। संख्या 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता हो।
तो देखो 4 की घात n दिया हुआ है, n का मान लिखा हुआ है कि n का मान क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, फिर 2, फिर 3, इसी क्रम में आगे बढ़ती है। तो 4 की घात 1 रखें, 4 की घात 2 रखें, 4 की घात 3 रखें। तो 4 की घात 1 4 होती है, 4 की घात 2 16 होती है, 4 की घात 3 64 होती है। कोई भी शून्य पे आके समाप्त नहीं होती। तो इसी क्रम में अगर कितना भी चलाए तो प्राकृत संख्या जब हम चलती जाएगी तो मान शून्य कभी भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर यही था, सिर्फ विचार करना था, और विचार यही है कि शून्य पे समाप्त नहीं होती है। ये लिखने के बाद में अगर ये उदाहरण है तो ये लिख देते हैं, लिखना था नहीं होती है। अगला है संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है सिर्फ। तो ये 144, इसमें जब 2 का भाग लगाएंगे 7 बार 72 बार गया, फिर 2 का भाग लगाएं 36 बार, फिर 2 का भाग लगाएं 18 बार, फिर 2 का भाग लगाएं 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। और अभाज्य गुणनखंड को सिर्फ गुणनफल रूप में लिखना था, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, फिर 3 गुणा 3, बस इस रूप में करके छोड़ना था, और यही इसका गुणनफल रूप है। अगला सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हो, तो इसके शून्यक व गुणांकों के बीच जो संबंध है वो संबंध लिखिए। तो संबंध में सीधे सीधे यही था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो ये तो गुणांक है और ये योग का संबंध है, जो आपको सीधे सीधे फॉर्मूले लिखने थे। अगले चलते हैं। अगला सवाल है, रैखिक समीकरण, जो समीकरण पहली है वो x प्लस 5 वाई बराबर 5 है, और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 1। इनको हल करना था। तो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, और अगली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। जब हल करते हैं तो सीधी सी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। x से x कट गया, y और y कितना हो गया 2y, 5 में से 1 गया 4, y बराबर कितना आया 4 में जब 2 का भाग लगाए तो आ गया 2। अब ये 2 मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 3। तो x का मान 3 और y का मान 2। आगे चलते हैं। तो आगे जब चलेंगे समांतर श्रेणी, जिसका पहला पद 1, फिर 3, फिर 5 का अंतिम पद 19 हो, तो श्रेणी में कितने पद हैं ये आपको बताने हैं। तो सब ए पी दी हुई है 1, 3, 5, और इसी क्रम से अंतिम पद आपको 19 दिया हुआ है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। ए एन का मान आपको 19 दिया हुआ है, ए का मान आपके पास 1 है, ये रहा पहला पद। एन का मान हमें ज्ञात करना है, और डी का मान सार्वअंतर वो कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, यानी 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो डी का मान आया 2। तो यहाँ रखा हमने 2। अब ये प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का, 19 में से 1 गया, और ये गुणा में 2 है वो इधर आके हो गया भाग में, यहाँ बचा n माइनस 1। 19 में से 1 गया हुआ 18, 18 में 2, तो n का मान कितना आया 10।